हेलो एवरीवन। तो ये अब हम देख चुके हैं कि सन में हाइड्रोजन की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए स्पेक्ट्रल एनालिसिस करा जाता है और ये देखा जाता है कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा ही अवेलेबल जो हमें अर्थ में दिखाई दे रहा है या अर्थ में अवेलेबल हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जो दिखाई दे रहा है वैसा ही कोई स्पेक्ट्रम सन से आने वाली लाइट का भी है, जो कि इस बात को प्रूव करता है कि सन भी मेनली या हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। इसी तरह से हम बाकी एलिमेंट्स के प्रेजेंस को भी डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ वेरियस एटम्स और वेरियस एलिमेंट्स। इसके अलावा एक और एग्जांपल है कि जैसे कि केमिस्ट्री में पर्टिकुलरली इसका यूज़ होता है ज़्यादा, कि जो वेरियस फंक्शनल ग्रुप हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, COH ग्रुप या फिनॉल, जैसे अगर एज अ मॉलिक्यूलर का एज अ कंपाउंड की तरह हम एक मॉलिक्यूल की तरह देखें, तो इन सब के अपने एक स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम होते हैं और जब भी वो स्पेक्ट्रम हमें कहीं भी देखने को मिले तो वो इस बात को प्रूव करते हैं कि सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल या सर्टेन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, सर्टेन फंक्शनल ग्रुप या सर्टेन कंपाउंड जो है वो प्रेजेंस है वहाँ पर। बेसिकली मॉलिक्यूल्स में जहाँ पर हम फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं वहाँ पर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की बात होती है, जो कि हम आगे भी देखेंगे कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा क्या होता है। तो ये कुछ कॉमन एप्लीकेशंस हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों पढ़ी जाती है। अब बात आती है एक टर्म मैं बहुत बार यूज़ कर रहा हूँ, वो है स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो स्पेक्ट्रम बेसिकली ये बताता है कि जब लाइट किसी मैटर, मतलब जो कि एटॉमिक भी हो सकता है, मॉलिक्यूलर भी हो सकता है, या एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी हो सकता है, उसके साथ इंटरैक्ट करती है, तो किस किस वेवलेंथ पे या किस किस फ्रीक्वेंसी पे हमें एब्जॉर्प्शन या एमिशन देखने को मिलेगा, और वो जो एब्जॉर्प्शन या एमिशन होगा उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हैं तो स्पेक्ट्रम ये बताएगा कि किन वेवलेंथ्स पे लाइट सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है जब उसे किसी मीडियम से या किसी सैंपल से पास करा जाता है। ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन हम किस तरह की लाइट का यूज़ कर रहे हैं, किस रेंज में लाइट का यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग टाइप के स्पेक्ट्रम या अलग अलग टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी बनती है, या अलग अलग टाइप के टर्म्स स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए यूज़ करे जाते हैं। जिसमें कुछ टर्म्स जो कोर्स में भी हमें पढ़ने हैं वो हैं IR या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, उसके अलावा माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, या इसको कभी कभी माइक्रोवेव और इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं उसको कभी कभी। उसके अलावा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम या UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कई बार इसको कहा जाता है, जो कि हम आगे भी देखेंगे। तो ये तो बेसिक्स या बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, और स्पेक्ट्रोस्कोपी कहाँ और कैसे यूज़ करी जा सकती है। अब बात करते हैं एक बहुत कॉमन फार्मूले की जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा, वो है कि एनर्जी को वेव नंबर के टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस करा जाएगा। तो एनर्जी के लिए हमें बेसिक पता ही है कि नॉर्मली जब हम फोटॉन्स या रेडिएशन के साथ डील करते हैं तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी आपस में रिलेट करते हैं बाय द रिलेशन E=h/μ, जहाँ पे h प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। और वेव नंबर क्या होता है? जब भी हम एनर्जी की बात करेंगे तो वो फ्रीक्वेंसी से रिलेट करेगी बाय द रिलेशन E=h/μ, और अगर हम वेव नंबर की बात करेंगे तो वेव नंबर होता है 1/वेवलेंथ। तो इसका जो डायरेक्ट कन्वर्जन का फॉर्मूला है वो ये है कि हमें एनर्जी वैल्यू को hc से डिवाइड कर देना है। जब हम एनर्जी को hc से डिवाइड करेंगे तो एनर्जी वैल्यू ऑटोमेटिकली ही जो है वेव नंबर रिप्रेजेंटेशन में चली जाएगी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में मेनली एनर्जी को स्टैंडर्ड जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट या SI यूनिट में ना दिखा के एनर्जी लेवल्स को मोस्ट ऑफ द टाइम वेव नंबर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करा जाता है। ठीक, अब वेव नंबर की जो यूनिट है वो नॉर्मली या वैसे स्टैंडर्ड में अगर देखें तो मीटर इनवर्स होती है, लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी में कॉमनली जो यूज़ करी जाती है वो यूज़ करी जाती है सेंटीमीटर इनवर्स। तो उसमें ऐसा कहा जाएगा कि कोई एनर्जी लेवल
1000 सेंटीमीटर इन्वर्स पे है, तो वो कभी भी जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बहुत कम एक्सप्रेस होगा और मोस्टली उसको वेव नंबर्स या सेंटीमीटर इन्वर्स जैसी यूनिट में एक्सप्रेस करा जाएगा। इसलिए ये कन्वर्जन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि जब भी हम एनर्जी वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे किसी भी मॉलिक्यूल के लिए या एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी, जब हाइड्रोजन एटम्स या एनर्जी लेवल्स वहाँ कैलकुलेट करे जाएंगे तो उनको हमेशा वेव नंबर में कन्वर्ट करने के लिए पूरे एक्सप्रेशन को या एनर्जी के एक्सप्रेशन को एच सी से डिवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पे सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है वो है टाइप्स ऑफ एनर्जी विच कैन बी पॉजेस्ड बाय मॉलिक्यूल। अब वैसे तो मॉलिक्यूल के पास कई तरह की एनर्जीज होती हैं, अलग अलग टाइप की एनर्जीज उसके पास हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन हम किस तरह के मोशन की बात कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे कॉमन 3 टर्म जो यहाँ पर यूज़ होते हैं या 3 अलग अलग तरह की एनर्जीज जिनकी ज़रूरत हमें पड़ेगी आगे अपनी पूरी यूनिट के दौरान, वो है रोटेशनल एनर्जी, दूसरा है वाइब्रेशनल एनर्जी और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। अब रोटेशनल एनर्जी क्या है? जब भी हम डायटोमिक या ट्रायटोमिक या फिर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स जो हैं अपने वेरियस एक्सेस जो इनकी होंगी, जो कि मेन कॉमनली सेंटर ऑफ मास से पास होती हैं, हालांकि ऐसा हमेशा नहीं होता है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऐसा कर सकते हैं, जो कि मैकेनिक्स में होगा, जिनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ अ सिस्टम। तो किसी भी डायटोमिक, ट्रायटोमिक या पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के पास सर्टेन एक्सेस होती हैं, प्रिंसिपल एक्सेस ढूंढ सकते हैं हम, और मॉलिक्यूल जो है इन एक्सेस के अबाउट रोटेट करता है। उस रोटेशन की वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है उसे हम बोलते हैं रोटेशनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। ऐसी सेकंड पॉइंट आता है वाइब्रेशनल एनर्जी। अब वाइब्रेशनल एनर्जी कहाँ से अराइज करती है? मॉलिक्यूल्स के अंदर जो बॉन्ड्स बनते हैं वो बॉन्ड्स रिजिड नहीं होते, मतलब उनकी लेंथ फिक्स नहीं होती है। और जैसा कि कई बार आपने पहले भी देखा होगा कि केमिस्ट्री में भी ऐसा होता है कि बॉन्ड्स को हम स्प्रिंग से रिप्लेस करके देखते हैं या स्प्रिंग मॉडल से रिप्लेस करते हैं ताकि हम उसकी एनालिसिस कर सकें, जो कि बेसिकली ये कहता है कि जब मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड बनते हैं तो उनके बीच में जो दूरी है या इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन है वो बढ़ घट सकता है और मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वाइब्रेट कर सकते हैं। उस वाइब्रेशन की वजह से ही जनरेट होती है वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। थर्ड टाइप की जो एनर्जी मॉलिक्यूल के पास आती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी या एनर्जी ड्यू टू दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन अ मॉलिक्यूल। जैसे कि एटम्स में होता है, हाइड्रोजन एटम में सबने देखा है कि जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होता है तो उसकी एनर्जी बहुत कम होती है, और जब उसको बाहर से एनर्जी मिले या वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाए या सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जाए तो उसकी जो एनर्जी है वो बढ़ती चली जाती है। वैसे ही यहाँ मॉलिक्यूल्स के केस में भी होता है कि मॉलिक्यूल्स के पास भी जब मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में शेयर होते हैं। और थोड़ा बहुत आपने केमिस्ट्री में देखा होगा कि बॉन्ड्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं जिन्हें बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। और MOT जब पढ़ी होगी तो उसमें फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो फ्रॉम लोअर टू अपर बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो बेसिकली वहाँ भी कुछ वैसा ही होता है कि इलेक्ट्रॉन्स कौन से ऑर्बिटल्स में है उसके अकॉर्डिंगली ही मॉलिक्यूल की कुछ ना कुछ एनर्जी उन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से भी आती है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं, अपर लेवल्स में हैं या नीचे के लेवल्स में, नीचे के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में हैं, और उस एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी या बेसिकली एनर्जी पॉजेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके अलावा एक और एनर्जी होती है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल एनर्जी। ट्रांसलेशन एनर्जी का मतलब कुछ नहीं है, मॉलिक्यूल जो हैं वो स्पेस में मूव करते हैं और मूव करेंगे तो उनकी कुछ स्पीड होगी तो कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, और वही काइनेटिक एनर्जी क्या कहलाती है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। तो अब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे मेनली इन्वॉल्व नहीं करा जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी में, और क्योंकि वो स्पेक्ट्रम नहीं बनाती है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो ट्रांसलेशनल एनर्जी को इफ़ेक्ट करके स्पेक्ट्रम जनरेट नहीं करता है, तो इसलिए उसको अलग रखा गया है। इसके पीछे जो लॉजिक है वो हम आगे चल के भी देखेंगे कि ऐसा क्यों है कि ट्रांसलेशनल एनर्जी को इसमें इन्वॉल्व नहीं करा जा रहा है।
और रोटेशनल, वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को ही यहाँ पर इन्वॉल्व कराया जा रहा है। आइडिया है इसको, जो इस बातों के पीछे जो सिंपल आइडिया है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, जो कि आप क्वांटम मैकेनिक्स में भी बहुत ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। हालांकि क्वांटाइजेशन का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है। जब हाइड्रोजन एटम सबने पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कोई भी एनर्जी नहीं ले सकता, वो सर्टेन वैल्यू ऑफ एनर्जी ही अटेन करता है, जिसका फॉर्मूला कुछ आता है En इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे n को हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और डिपेंडिंग अपॉन n क्या है, इलेक्ट्रॉन कोई डेफिनेट एनर्जी ही ले सकता है। इसी आइडिया को बोलते हैं क्वांटाइजेशन। बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल में हम आगे भी देखेंगे और आप क्वांटम मैकेनिक्स में भी देखोगे कि जो रोटेशनल एनर्जी है, वाइब्रेशनल एनर्जी है और जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है, वो एनर्जी मॉलिक्यूल की हमेशा क्या होती है, क्वांटाइज्ड रहती है। उनके अपने कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूले होंगे डिपेंडिंग अपॉन शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड अदर फैक्टर्स, लेकिन ये एनर्जी होती क्वांटाइज्ड है। कुछ भी वैल्यू इनकी ऐसे नहीं आ सकती, कुछ डिस्क्रीट वैल्यू ही हो सकती है। जबकि ट्रांसलेशनल के साथ ऐसा नहीं है। ट्रांसलेशनल जो एनर्जी है या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड नहीं होती है, और इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि वो एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं है स्पेक्ट्रम जनरेट करने के लिए। बाकी बहुत ज़्यादा जो इसकी डिटेल्स में है वो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इस यूनिट में, तो एक एक करके रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक क्यों बनते हैं, क्या कंडीशंस हैं, क्वांटाइजेशन रूल्स क्या हैं, कहाँ से आए क्वांटाइजेशन रूल्स, और कैसे उनको अप्लाई करके हम स्पेक्ट्रम बनाएंगे या स्पेक्ट्रम की स्टडी करेंगे, वो हम देखेंगे आगे। सो थैंक यू।